गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज इस क्लास के अंदर हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन एंड एनिसोमेरिक एक्सिस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन एंड एनिसोमेरिक एक्सिस, इस पर बेस्ड और हम आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं भाई, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलिए अब देखिएगा, इस पर बेस्ड अब मैं एक और न्यूमेरिकल लेता हूं। हमने पिछली क्लास में काफी प्रैक्टिस की थी इसकी, आज भी हम इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल आज की क्लास का मैं लेता हूं। सपोज हमारे को एक ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, जहां ये लीजिए ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड में ये कंपाउंड एक कायरल सेंटर यहां रखता है, और मैंने कहा इस कंपाउंड का मैंने लिया ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। ये मैंने ऑप्टिकली प्योर लिया, यानी कि मैं ये एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूं जिसका एनिसोमेरिक एक्सिस 100% है। एनिसोमेरिक एक्सिस इसका क्या है? 100%। क्लियर? अब ये जो 100% एनिसोमेरिक एक्सिस वाला कंपाउंड लिया गया है, ओके, इसको दी गई डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस या दी गई डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस। या तो हम इसको डाइल्यूट अल्कली दे दें या हम इसको डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस दे दें, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए अब जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर का एनिसोमेरिक एक्सिस क्या होगा, यानी एक टाइम पीरियड के बाद फाइनली लास्ट में इस मिक्सचर का एनिसोमेरिक एक्सिस क्या होगा अगर स्टार्टिंग में हमने ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड लिया है, स्टार्टिंग में हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जिसका एनिसोमेरिक एक्सिस 100% है, अगर उसको डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस दी जाए तो बताइए फाइनली एनिसोमेरिक एक्सिस क्या होगा। ये हमारे को आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये हम लोगों को सॉल्व करना है सवाल। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, बहुत ही आसान सा सवाल है, समझना। देखिए, अगर इस कंपाउंड को मैं सबसे पहले डाइल्यूट बेस की बात करता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड को डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस दूं, पहले मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali, in the presence of dilute alkali, dilute alkali की प्रेजेंस में हम बात करते हैं। देखिएगा, ये लीजिए, ये कंपाउंड लिया गया और इस कंपाउंड को डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस दी गई, और डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में सबसे पहले अल्फा कार्बन पर लगा H प्लस फॉर्म के अंदर निकाला गया। जैसे ही अल्फा कार्बन पर लगा हुआ H प्लस फॉर्म के अंदर निकाला गया, यहां से हमारे को ये कॉन्जुगेट बेस मिला। ओके, अब हम ये जानते हैं कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है, देखो ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा, बस यही काम की चीज है इसके अंदर। जैसे रेजोनेंस हुआ, आफ्टर द रेजोनेंस हमारे को ये स्पीशीज मिली। इसका मतलब स्टार्टिंग सबस्टेट जो एनिसोमेरिक एक्सिस 100% के साथ लिया गया था, एक्चुअली उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां लॉस्ट हो चुकी है। यहां पर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बन चुका है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए ऊपर की फेस और नीचे की फेस कैसी है, इक्वली क्राउडेड या अनइक्वली क्राउडेड, तो आपको मैंने सीधी सी एक ही बात कही थी, ऑल होमोटॉपिक एंड ऑल एनिसोटॉपिक फेसेस आर इक्वली क्राउडेड। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां कोई भी ग्रुप्स हो,
है ना, यहाँ पीएच है, यहाँ Me है, यहाँ O- है, यहाँ पीएच है, राइट। तो ये या तो होमोटॉपिक है या हेटेरोटॉपिक है। अगर मान लेते हैं होमोटॉपिक है, मान लेते हैं, तो ऊपर और नीचे की फेस तो वैसे इक्वली क्राउडेड हो गई। और मान लेते हैं हेटेरोटॉपिक अगर है ये, तो फिर ऊपर और नीचे की चूंकि फेसेस हैं, तो मैं प्लेन ये लगाऊंगा और ये प्लेन लग जाएगा, तो आंसर एनिसोटॉपिक फेस हुआ। इसका मतलब तो भी ये इक्वली क्राउडेड है, ऊपर और नीचे की फेसेस, राइट। तो मैंने क्या बोला, अगर ये फेस होमोटॉपिक है या एनिसोटॉपिक है, दोनों में से कुछ भी है, दोनों ही इक्वली क्राउडेड होती है फेसेस। ये मैं आप लोगों को टॉपोसिटी के अंदर समझा चुका हूं। तो यहां पर मैं ये कह दूं ऊपर की लोग और नीचे की लोग। अब चूंकि इस वक्त मैं डबल बॉन्ड को कैसे देख रहा हूं उस पर डिपेंड करता है, ऊपर और नीचे, सामने या पीछे। अगर मैं ये कह दूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे है, राइट, ये Me है, ये पीएच है, ये पीएच है, ये O- है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फेस हो गई ऊपर और नीचे की, यानी दोनों फेस को कैसे बोला जाएगा, एक ऊपर की और एक नीचे की। और अगर मैं ऐसे कहूं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये Me है, ये पीएच है, ये O- है, ये पीएच है, तो एक सामने की फेस हो गई और पीछे की फेस हो गई। तो मैं कुछ भी कह दूं, ऊपर नीचे की, सामने पीछे की, लेफ्ट राइट की। राइट नाउ इस कंपाउंड के अंदर ये दोनों फेस इक्वली क्राउडेड है। अगर ये दोनों फेस इक्वली क्राउडेड है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों फेस इक्वली क्राउडेड है तो ये ध्यान रखिएगा, वापस से जब हम H सप्लाई करते हैं यहां पर, तो दोनों तरफ से H जाने की संभावना बराबर होगी। क्या मतलब, यहां से H सप्लाई इधर से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, और दोनों तरफ से H जाने की जो टेंडेंसी है, दोनों तरफ से जो H सप्लाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होगी, इक्वल होगी, करेक्ट। अगर H सप्लाई ऊपर से होता है, देखिएगा, अगर H सप्लाई ऊपर से होता है तो हमारे को ये स्पीशीज मिलने वाली है, ये लीजिए। और अगर हमारे को यहां H सप्लाई नीचे से करना है, डैश से करना है, तो हमारे को ये मिलने वाला है। और दोनों के बनने की जो संभावना है ये 1:1 है। और मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए ये दोनों स्पीशीज, एक्चुअली ये दोनों स्पीशीज क्या है, तो हम कहेंगे ये दोनों स्पीशीज पेयर ऑफ एनेंशियोमर है जो कि इक्वल अमाउंट के अंदर बन रहे हैं। और अगर ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है जो कि इक्वल अमाउंट के अंदर बन रहे हैं, तो इसका मतलब इस मिक्सचर का अब एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना कहा जाएगा, 0। क्या कहा जाएगा, 0। इस मिक्सचर का एनेंशियोमेरिक एक्सेस 0 कहा जाएगा, बिकॉज ये बनने वाले दोनों प्रोडक्ट पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अब मैं बात करता हूं आगे की। ये जो मैंने आप लोगों से अभी तक डिस्कशन किया, ये डिस्कशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। अब मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, वो डिस्कशन कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। अगर मैं इस कंपाउंड को डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस दूं तब भी क्या सेम रिजल्ट्स आएंगे, हम कहेंगे यस, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में भी सेम रिजल्ट आएंगे। कैसे आएंगे जरा देखते हैं। हेडिंग डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of dilute acid, in the presence of dilute acid। देखिएगा, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस के अंदर अब हम लोग बात करते हैं। देखिए डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब हुआ, डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया देखिए यहां भी एनेंशियोमेरिक एक्सेस 100% है इस कंपाउंड का। कंपाउंड तो वही है, यानी कि हमारे को ये ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड दिया गया है। और इस ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड को डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस दी गई है। डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब हो गया, डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया यहां से ये H+ यहां प्रोटोनेशन करेगा। जैसे यहां पर प्रोटोनेशन होगा, देखिए आफ्टर द प्रोटोनेशन क्या हुआ है,
आफ्टर द प्रोटोनेशन हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, करेक्ट। उसके बाद में यहां पर ये टॉटोमेर्स में इन्वॉल्व हो गया, ये लीजिए, और ये हमारे को इनॉल देगा। जैसे यहां पर हमारे को ये इनॉल मिली, ये लीजिए, हमारे को ये स्पीशीज मिली। अब ये इनॉल, अगर ये इनॉल देखें तो यहां पर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था वो sp2 हो चुका है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दोनों फेसेस, सामने की और पीछे की, या कह दो ऊपर की और नीचे की, इक्वली क्राउडेड है। अब ये इनॉल जब फिर से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये लीजिए, ये इनॉल जब फिर से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वही ये दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावना है। और अगर यही तो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑब्वियसली 1:1 के अंदर बनेंगे, तो हमारे को फाइनली प्रोडक्ट जो मिलेगा वो वही पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिलेगा, रेसिप्रोक मिक्सचर मिलेगा, 1:1 में मिलेंगे दोनों एनेंटियोमर, यानी फाइनली मिक्सचर का एनेंटियोमेरिक एक्सेस वही 0 कहा जाएगा। क्लियर? उतारेंगे आप लोग। अब देखिएगा, एक सवाल हम लोग और लेते हैं। देखिए, अब मैं बात करता हूं एक और सवाल की। क्वेश्चन है, ये एक कंपाउंड लिया गया, ये देखिए, और ये कहा गया ये कंपाउंड एनेंटियोमेरिक एक्सेस 100% के साथ लिया गया। बहुत ध्यान से समझना, ये कंपाउंड ऑप्टिकली प्योर लिया गया, करेक्ट, और इसको प्रेजेंस दी गई वही या तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एल्कली की। तो ये कहा गया कि इनकी प्रेजेंस देने पर हमारे को 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिले। जैसे इस कंपाउंड को हमने डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एल्कली, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस दी तो हमारे को यहाँ 2 प्रकार के प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। आपको ये बताना है इन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स में, इन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, फाइनली जो ये प्रोडक्ट बना उसका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है या मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हम लोगों को देखना है। ओके, देखो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। है कुछ भी नहीं इस सवाल के अंदर, सेम वही कंसेप्ट है। मैं इन दोनों में से कोई भी एक मीडियम के अंदर सॉल्व कर देता हूं, बाकी सेम कंसेप्ट है। अभी पिछला सवाल हम करके आए हैं, सेम चीज हमारे को लगानी आनी चाहिए। मैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में आप लोगों को समझा देता हूं, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आप लोग कर देना। पिछला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को भी बताया था, ठीक है, लगा देना आप लोग। बेस क्या करता है सब जानते हो तुम लोग, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, राइट। जब इसको हम डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस देते हैं तो एसिड यहां प्रोटोनेशन करता है। जैसे यहां पर एसिड प्रोटोनेशन करेगा, इससे ये कार्बोनाइल प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ओके, जब ये कार्बोनाइल प्रोटोनेटेड हो गया उसके बाद में ये कार्बोनाइल अपनी इनॉल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लीजिए,
ये मैंने यहाँ इसकी इनॉल फॉर्म बना ली। जैसे इस कार्बोनाइल की ये इनॉल फॉर्म बनी, ये लीजिए, इस इनॉल फॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे। अब ये इनॉल फॉर्म फिर से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। जब ये इनॉल अपनी कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, ऊपर लिख देता हूं इसको, मैं ऊपर लिख देता हूं इसे। जब ये इनॉल कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, ये लीजिए, तो यहां से ये H वापस इस अल्फा कार्बन पर सप्लाई होगा। अब ये H ऊपर भी सप्लाई हो सकता है, नीचे भी सप्लाई हो सकता है, दोनों तरफ सप्लाई हो सकता है। हाँ, दोनों तरफ से सप्लाई होने की टेंडेंसी अब अलग अलग होगी, बिकॉज दोनों फेस इक्वली क्राउडेड नहीं है, बिकॉज पास में ये कायरल सेंटर है। क्लियर? तो यहां पर वापस से जब हम इस इनॉल को कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हमारे को यहां बनते हुए दिखाई देंगे। एक, ये H वापस से ऊपर ही आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये H नीचे वाले अल्फा कार्बन पे नीचे की तरफ आ जाए। ले लीजिए, एक पॉसिबिलिटी ये है। इसका मतलब हमारे को ये दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या कहलाते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों प्रोडक्ट आपस में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। और या फिर मैं ये कह दूं कि ये दोनों प्रोडक्ट आपस में पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है। ये दोनों आपस में क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है। अब अगर हम इन पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो देखो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कोई एनेंटियोमर तो है नहीं कि दोनों बराबर अमाउंट के अंदर बन रहे हैं और दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी अपोजिट साइड रखते हैं तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो गई। और पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ और होती है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ और होती है, ये कभी भी अपोजिट नहीं होती एग्जैक्टली, है ना, ये ध्यान रखना। तो ओवरऑल जब मिक्सचर की मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूंगा, ओवरऑल मिक्सचर की कुछ ना कुछ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी निकल के आएगी, कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगा फाइनली जो ये पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर हमारे को मिले हैं, ओवरऑल ये मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मैं कहूंगा मिक्सचर इज, ओवरऑल मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? बिकॉज पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स मिल रहे हैं, और पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स कुछ ना कुछ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देंगे ना। ये कोई रेसिमिक मिक्सचर थोड़ी है कि फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया मिक्सचर। करेक्ट? तो यहां तो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बन रहे हैं, तो ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और डायस्टीरियोमर कैसे बने ये मैंने आपको सिखा दिया है। और अगर मैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस ना लूं, बल्कि मैं डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस लूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। हम इनिशिएट जब करेंगे तो अल्फा कार्बन की H+ को बाहर निकाल के कर लेंगे। इनिशिएट जो होगी रिएक्शन, वो अल्फा कार्बन की H निकल के बाहर होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस होगा। जब वापस से H सप्लाई होगी तो ऊपर से भी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है। हम आराम से यहाँ पर पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर बना लेंगे। तो ये दो सवाल हमने देखे। पिछले सवाल के अंदर पेयर ऑफ एनेंटियोमर बन रहे थे, इस सवाल के अंदर हमने देखा पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बन रहे हैं। उतारेंगे आप। देखिए, ऑप्टिकल प्योरिटी या कह दो एनेंटियोमेरिक एक्सेस के ऊपर बेस्ड ये जो सवाल हमने लिया है एक और, जो कि प्रीवियस ईयर नेट के अंदर आया हुआ सवाल है। एक्चुअली इस सवाल को आप देखिए मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूं, इस सवाल के अंदर की कहानी क्या है, और इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग। देखो, हमको कहा गया है पहले तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 90% ऑप्टिकली प्योर 2-aryl propanoic acid। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-aryl propanoic acid है क्या? 2-aryl propanoic acid का मतलब है ये कंपाउंड, दिस वन इज द प्रोपेनोइक एसिड, और 2 नंबर पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, दिस वन इज द 2-aryl propanoic acid, और इसके अंदर ये एक कायरल सेंटर है, राइट। और इसका जो सॉल्यूशन लिया गया है उसके लिए कहा गया है
दैट इज 90% ऑप्टिकली प्योर। 90% ऑप्टिकली प्योर लिया गया है। इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, सपोज ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये दो एनेंटियोमर लिए गए हैं 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड के, करेक्ट। इसमें इस मिक्सचर के अंदर 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड के 2 पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स हैं, और याद रहे ये दोनों पेयर ऑफ एनेंटियोमर बराबर अमाउंट में नहीं है, एक ज्यादा है और एक कम है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज हमको कहा गया है देयर इज 90% ऑप्टिकली प्योर। 90% ऑप्टिकली प्योर का क्या मतलब हुआ कि कोई एक एनेंटियोमर 95% है और कोई एक 5% है, यही मतलब हुआ ना इसका। क्लियर? 90% ऑप्टिकली प्योर का मतलब 90% एनेंटियोमेरिक एक्सेस। तो इसका मतलब एक्सेस में है एक एनेंटियोमर 90%, तो इसका मतलब जरूर कोई एक 95% है, कोई एक 5% है। तो 95 वाला 5% वाले से 90% ज्यादा हो गया। क्लियर? ये मेजर और माइनर की परसेंटेज हमें निकालनी आती है। परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर बराबर 100 प्लस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2, और परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंटियोमर इक्वल्स टू 100 माइनस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2। ये चीज हम लोग जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मिक्सचर में ये जो दो एनेंटियोमर हैं, एक्चुअली इनमें से कोई एक 90% है और कोई एक 5% है, तभी इस मिक्सचर का एनेंटियोमेरिक एक्सेस 90% निकल के आएगा। सबसे पहले तो ये पिक्चर दिमाग में क्लियर हो हम लोगों के। ओके, चलिए अब आप देखिएगा, अब जो मैं कह रहा हूं वो देखिएगा। मैं कह दूं इनमें से कोई एक एनेंटियोमर, कुछ भी हो ये, हमारे को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड है बेसिकली ये, तो ये H हो गया, ये Me हो गया, ये एराइल हो गया, करेक्ट। दैट इज द 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड। और मैं इसका एनेंटियोमर जो ले रहा हूं, उस एनेंटियोमर के लिए मैंने क्या कर दिया, ये लीजिए 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड, ये Me हो गया और ये H हो गया। मैंने कहा इनमें से कोई एक, माना कि ये 95% है, मान लेते हैं, और ये 5% है, करेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड का मिक्सचर है, राइट, इस मिक्सचर में कुछ प्रोसेस किया गया है। क्या प्रोसेस किया गया है? प्रोसेस ये किया गया है कि इट इज ट्रीटेड विथ बेस, ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस। जब इसके अंदर बेस डाला जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो बेस अपना काम शुरू करता है। अब बेस अपना काम क्या शुरू करेगा, जरा वो भी देख लेते हैं। माना ये जो 95% एक्सेस वाला है वो कौन है, वो ये है। जरा ध्यान से समझना, देखो बहुत जरा ध्यान से समझना। 95% एक्सेस वाला ये है। मैं इससे रिएक्शन चालू करता हूं। माना मैंने ये 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड का ये वाला फॉर्म लिया, राइट, और बेस ने क्या काम किया जरा देखना। ये लीजिए, बेस अल्फा कार्बन पर लगी हुई H को बाहर निकाल सकता है, निकालेगा ये भी, ऐसी बात नहीं ये वाली H नहीं निकलेगी। अब हम तो टारगेट कर रहे हैं जो मेन H हमारे को निकालनी है, जिससे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे ये सवाल सॉल्व हो रहा है, मैं उससे डीलिंग कर रहा हूं अभी। क्लियर? मैं पहले इसकी निकाल रहा हूं, फिर उसकी निकाल रहा हूं। अब आप समझ जाना काम की चीज क्या है, इस H को निकालना। ये भी निकलेगी, फिर ये निकल जाएगी। इसको मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, हटाओ इसको, है ना। मैं बात कर रहा हूं इस वाले की। ये H गया, जैसे ही बेस के द्वारा ये H जाएगा, क्या होगा जरा देखना। ये भी जा चुकी है भाई, ये भी निकल गई, तो यहां क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या हो गया, Me आ गया। ये क्या हो गया, pH है, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो गया। ये लीजिए, जैसे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ, हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए, करेक्ट। अब आप देखना, फिर से वापस से H जब सप्लाई होगी तो क्या होगा, जब वापस से H सप्लाई होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और वो H सामने से भी सप्लाई हो सकती है, पीछे से भी सप्लाई हो सकती है। तो फिर से हमारे को यहां 2 एनेंटियोमर ऑब्टेन होंगे। ये मैंने ऐसे बना दिए, दोनों हमारे को पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिलेंगे। लेकिन अब आप सोचना, दिमाग लगाना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया इस मिक्सचर के अंदर जिसमें ये 95% था, ये 5% था,
है ना, और हमने बाहर से बेस डाला और बेस डालते ही बेस चमत्कार हुआ और विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट ये दोनों पेयर ऑफ एनेंटियोमर बराबर बराबर बन गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डीलिंग कोवेलेंट कंपाउंड से हो रही है। एक्चुअली क्या होगा, बेस यहां से H प्लस लेगा, बड़े आराम आराम से ये H निकलेगी, आराम से नेगेटिव चार्ज बनेगा, आराम से रेजोनेंस होगा, आराम से वापस H होगी, आराम से वापस से पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनेंगे। अब ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 95 में से 5-7-10% भी निकल गया, अब पता लगा H इसमें से भी निकलनी चालू हो गई, इसके अल्फा कार्बन से भी H निकलनी चालू हो गई, तो H तो किसी के भी अल्फा कार्बन से चालू हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ज्यादा है मैं उसी में से निकालूंगा, कम वाले में से नहीं निकालूंगा। ये कह सकता हूं जिसका अमाउंट ज्यादा है उसके अल्फा कार्बन से H ज्यादा निकलेगी, यहां अल्फा कार्बन से H कम निकलेगी। मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है उनके मॉलिक्यूल भी ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उनके H निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कुल मिला के धीरे धीरे समय के साथ साथ 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में धीरे धीरे ये कम होने लगेगा, धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा और एक समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात ये हम नहीं कह सकते, एक टाइम पीरियड के बाद ये दोनों बराबर अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे और उस वक्त इस मिक्सचर का एनेंटियोमेरिक एक्सेस 0 हो जाएगा। एक्चुअली ये अंदर की कहानी है। उस अंदर की कहानी में से कुछ टाइम पीरियड के 1 घंटे के और 3 घंटे के 2 केस बना के हमसे पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि जैसे ही ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 आवर स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस टू प्लस 120 डिग्री। कैसे कि पहले स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 135 डिग्री था, इसका मतलब इसका प्लस 135 डिग्री था पूरे मिक्सचर का, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लिवो रोटेटरी है, तो पूरे मिक्सचर का जो स्पेसिफिक चल रहा है वो इससे कंट्रोल हो रहा है, वो ये है। लेकिन जैसे मैंने बेस डाला ये धीरे धीरे कम हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले का अमाउंट कुछ कम हो रहा है, लिवो रोटेटरी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्लस 135 डिग्री से एक्चुअली ये प्लस 120 डिग्री ही रह गया। कब? 1 घंटे के बाद। फिर कहा गया धीरे धीरे समय और निकलने लगा, समय निकलने लगा तो 3 घंटे बाद की बात की गई कि 3 घंटे बाद ऑप्टिकल प्योरिटी रिड्यूस टू 40%। ऑप्टिकल प्योरिटी 3 घंटे के बाद केवल 40% ही रह गई, जबकि शुरुआत में कितनी थी? 90%। अब कितनी रह गई? 40%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में जो ये 95% है, ये जो 95% है अभी ये धीरे धीरे कम हो गया और 40% एनेंटियोमेरिक एक्सेस ही रह गई, 40% ऑप्टिकल प्योरिटी ही रह गई। इसका मतलब है ये एक्चुअली 95 से केवल 70% ही रह गया। कितना रह गया? केवल 70% ही रह गया। इसका मतलब ये बेस अपना काम कर रहा है भैया, ये बेस अपना काम कर रहा है। ये बेस यहां से H निकाले जा रहा है और धीरे धीरे पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनाए जा रहा है और ये जो अमाउंट एक्सेस वाला था उस एक्सेस वाले अमाउंट को धीरे धीरे कम कर रहा है और इसके अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और एक समय के पश्चात 3 घंटे बाद अगर ये स्थिति है तो ऑब्वियसली 5-7-10 घंटे बाद हम ऐसे स्थिति में भी आएंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन हाँ, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये बराबर कब होंगे। हमारा इंटरेस्ट किसमें है वो सुनो। इसमें कहा गया 1 घंटे बाद तो स्पेसिफिक रोटेशन 120 डिग्री रह गया और 3 घंटे बाद ऑप्टिकल प्योरिटी 40% रह गई। अरे 1 घंटे बाद तो किससे डीलिंग की गई? स्पेसिफिक रोटेशन से। और 3 घंटे बाद किससे डीलिंग की गई? ऑप्टिकल प्योरिटी से। वो केवल इतनी रह गई। तो फिर ये कहा गया है, तो बताइए कि अगर ऐसा होता है तो 1 घंटे बाद तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? जब स्पेसिफिक 120 डिग्री है उस वक्त ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? और जब स्पेसिफिक रोटेशन, जब ऑप्टिकल प्योरिटी 40% रह गई उस वक्त स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? ये हमसे पूछा गया है। 1 घंटे बाद इस सवाल के अंदर पूछा गया है ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है और 3 घंटे बाद पूछा गया है सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है। चलिए, मैंने इस जो सवाल के अंदर आपसे अब तक बात करी, मैं अब उस सवाल को थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके आपको समझाता हूं। अभी तो मैंने केवल आप लोगों को यह बताया है, अभी तक तो मैंने आप लोगों को केवल यह बताया है कि एक्चुअली 2 एराइल प्रोपेनोइक एसिड
के मिक्सचर के अंदर, जिसमें ये 95% और ये 5% है, इसमें बाहर से बेस डालने पर ये बेस एक्चुअली अंदर काम कर क्या रहा है, ये अंदर बेस कर क्या रहा है काम, अभी तक तो मैंने केवल ये आपसे डिस्कस किया है। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको फिर से सवाल को रिप्रेजेंट करके बताता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं और सवाल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। अंदर हो क्या रहा है बेस के द्वारा, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली और समझाता हूं, ताकि केवल फॉर्मूले काम में लेने हैं फिर और इस सवाल को सॉल्व करना है। देखिएगा, क्वेश्चन में ये स्थिति है, ये इनिशियल स्टेज, करेक्ट, और इनिशियल स्टेज के अंदर इसके अंदर दो पेयर ऑफ एनेंटियोमर है। ये लीजिए, एक एनेंटियोमर 95% है, दूसरा एनेंटियोमर 5% है। ये कैसे पता लग गया? बिकॉज हमारे को ये दिया गया है कि यहां एनेंटियोमेरिक एक्सेस 90% है। हमारे को ये भी दिया गया है इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 135 डिग्री है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने कहा एक अल्कली डाली गई है, एक बेस डाला गया है। ये लीजिए, जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर बेस डाला गया है, बेस डालने के बाद आफ्टर 1 आवर, ये लीजिए बेस डाला गया और आफ्टर 1 आवर क्या बताया गया है, 1 घंटे के बाद इस मिक्सचर के अंदर ये कहा गया है कि स्पेसिफिक रोटेशन इस मिक्सचर का कितना हो गया, प्लस 120 डिग्री ये हो गया। तो इस मिक्सचर का इस स्थिति में जब स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 120 डिग्री ही हो गया, एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना होगा ये बताना है। अब अंदर बेस अपना काम कर रहा है, बेस अपना अंदर काम कर रहा है, उसे करने दो, उसमें दिमाग मत लगाओ। फिर उसके बाद 3 आवर बाद स्थिति क्या हुई वो भी हमारे को बताया गया कि 3 घंटे बाद ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का एनेंटियोमेरिक एक्सेस केवल 40% ही रह गया। आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर इस मिक्सचर का एनेंटियोमेरिक एक्सेस 40% ही रह गया है। तो आपको ये बताना है कि 3 घंटे बाद इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, करेक्ट। ये एक्चुअली 2 सवाल हो गए हम लोगों के इस सवाल में, राइट। ये है एक्चुअली इस पूरे सवाल का रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत सिंपल है यार, बड़ा ही सिंपल सवाल है। इधर देखो सब लोग समझो, अगर मुझे यहां एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालना है तो दैट शुड बी इक्वल्स टू, इधर देखो मिक्सचर का स्पेसिफिक, ये लीजिए दैट इज डिवाइडेड बाय क्या है, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर एनेंटियोमर जो कि मेजर है इसके अंदर, उसकी प्योर फॉर्म में स्पेसिफिक, और मल्टीप्लाई बाय 100। बस इससे हमारे पास एनेंटियोमेरिक एक्सेस आ जाएगा। लेकिन ये तब आएगा ना जब हमें प्योर फॉर्म का स्पेसिफिक पता होगा। वो तो हमें पता ही नहीं है, तो वो कहां से आएगा, वो यहां से आएगा, इस वाले सैंपल से आएगा। बिकॉज ये सैंपल के अंदर हमारे को ये 2 डेटा दिए हैं, तो हम आराम से प्योर एनेंटियोमर का, मेजर वाले का हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं यहां से, वो जरा आप देखिएगा। मुझे पता है यहां एनेंटियोमेरिक एक्सेस बराबर होता है ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंटियोमर, प्योर किसका, मेजर वाले का, मल्टीप्लाई बाय 100। ये लीजिए यही होता है। अब अगर मैं यहां पर डेटास रखूं तो बताइए एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना है, हम कहेंगे 90% है। ये लीजिए 90 लिख देता हूं, 90। मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, मैं कहूंगा 135, और प्योर फॉर्म का कितना है हम कहेंगे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ये लीजिए दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो वो क्या आएगा। करता हूं मैं सॉल्व करने पर जो प्योर फॉर्म है, राइट, वो प्योर किसका, मेजर वाले का ऑब्वियसली, वो कितना आएगा 135 अपॉन 90 इंटू 100। लो जी भाई, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो कितना आया ये 6 15 नाम 135, ये हो गया 3 6 50 3 9, और इसको कट कटा के सॉल्व करने पे प्लस का 150 डिग्री लीजिए। ये एनेंशियोमर जो मेजर है, मेजर कौन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो उसका प्योर फॉर्म में स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, प्लस 150 डिग्री। तो इधर देखो मैं वो वैल्यू यहां पे रखता हूं, तो एनेंशियोमेरिक एक्सिस इक्वल्स टू मिक्सचर का स्पेसिफिक 120 और प्योर फॉर्म के अंदर मेजर एनेंशियोमर का 150 इंटू 100 लीजिए। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 10, ये 8, ये कट गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू 80%, यानी कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज द 80%। इसका मतलब आंसर कभी भी बी यानी बॉम्बे और दिल्ली नहीं हो सकता, आंसर या तो ए है ये लीजिए या फिर सी है, बिकॉज एनेंशियोमेरिक एक्सिस हम 80% निकाल चुके हैं। ओके, अब आप अगली स्टेप समझो। अगली स्टेप के अंदर हमारे को कहा है कि जब 3 घंटे बाद बेस अपना और काम कर चुका है तो उस वक्त इस सैंपल का एनेंशियोमेरिक एक्सिस 40% है, तो बताइए इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला काम आएगा, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इक्वल्स टू मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन, ये लीजिए, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म, कौन से वाले की, मेजर वाले की, इनटू 100। अब एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारे को 40% दे रखा है, मिक्सचर का स्पेसिफिक हम लोग निकालेंगे और प्योर फॉर्म का हमारे को स्पेसिफिक रोटेशन 150 डिग्री पता है, ये मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये लीजिए, तो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन 40 इंटू 150 अपॉन 100 और सॉल्व करने पे ये आएगा 60 डिग्री इज द आंसर। तो 80% के साथ क्या चल रहा है, 60 डिग्री, ये लीजिए, तो आंसर इज ए, ये सी भी कट चुका है। करेक्ट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये तीनों स्टेज हम लोगों के समझ में आ चुकी है और बेस अंदर क्या कर रहा है इसको भी हमने प्रीवियस थ्योरी से समझ लिया था। ठीक है, उतारेंगे आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट इज एनरिच्ड विद आर एनेंशियोमर, राइट, और उस आर का एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना है, 60%, क्लियर, और उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो है मिक्सचर का प्लस 90 डिग्री। अगर स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ द सेम एज माइनस 135 डिग्री, तो बताना है इस वाले सैंपल के अंदर आर और एस एनेंशियोमर किस रेशो के अंदर होंगे। देखो इस सवाल को एक बार मैं समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। ये कहा गया है एक मिक्सचर है, ये लीजिए, एक मिक्सचर, ये मिक्सचर है, और इस मिक्सचर का एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है, 60%, और ये कहा गया है ये 60% एक्सिस किसका है, तो कहा गया है दैट इज द एनरिच्ड विद आर एनेंशियोमर। इसका मतलब ये आर की एक्सिस रखता है, इस बात को जरा ध्यान में रखना, करेक्ट। और इसका मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, ये जो D है, इस D से कंफ्यूज मत होना, ये जो D है, इस D का मतलब है सोडियम लैंप। सोडियम लैंप की वेवलेंथ काम में ली गई है, उसको D लाइन से शो करते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है।
ये 90 डिग्री इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन है। जब ये स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर का कैलकुलेट किया गया होगा ना, तो उस वक्त सोडियम लैंप की वेवलेंथ काम में ली गई होगी, इसलिए डी रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आप समझना इससे हम क्या समझ रहे हैं, इसमें हम ये समझ रहे हैं कि एक्सिस जो है वो आर की है, बिल्कुल है आर की, और ओवरऑल मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस का 90 डिग्री है। इसका मतलब एक तो इसके अंदर ये जो R और S पेयर ऑफ एनेंशियोमर है ना, इस R और S पेयर ऑफ एनेंशियोमर में से R की एक्सेस है 60%, इसका मतलब R एक्चुअली 80% अवेलेबल है यहां पे, बिल्कुल, और S यहां पे 20% अवेलेबल है। और चूंकि इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस का 90 डिग्री है और R चूंकि एक्सिस में है, इसका मतलब यह है कि R एनेंशियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर रखता है। R कैसा है? डेक्स्ट्रो, क्योंकि जो एक्सिस में है उसके कारण प्लस में आ रहा है, तो R डेक्स्ट्रो नेचर रखता है। और S कैसा है? लीवो रोटेटरी। सबसे पहले तो मैंने ये पूरा इसका एनालाइज कर दिया सॉल्यूशन का। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जब मैंने पूरा एनालिसिस किया, आधा यहां तक एनालिसिस किया, तो इससे ये कहानी सामने आई। ओके, अब एक बात बताइए, हमारे को ये तो समझ में आ गया कि मिक्सचर जिसका एनेंशियोमेरिक एक्सेस इतना है, आर की एक्सेस है, और जिसका स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर का इतना है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, इसको मैं मैथमेटिकली अगर देखूं तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल्स टू ये होता है, ये लीजिए, ये मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज डिवाइडेड बाय प्योर का, और प्योर हमेशा कौन सा वाला, जो मेजर है उसका, मल्टीप्लाई बाय 100। एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना है? 60%। मिक्सचर का कितना है? प्लस 90 डिग्री। अब बताइए प्योर कौन, प्योर जो निकालूंगा वो मैं किसका निकालूंगा? मेजर वाले का। और मुझे बताइए मेजर कौन है? मेजर आर है, यानी मैं आर वाले का निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने पर ये लीजिए, प्योर आर का आएगा प्लस 90 डिग्री 60 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2, ये 30, ये 50, ये लीजिए, सॉरी ये लीजिए, और ये सॉल्व करने पर आ गया प्लस 150 डिग्री। इसका मतलब हमने यहां थीटा ऑफ प्योर आर निकाल लिया है, थीटा ऑफ प्योर आर निकाल लिया है, ये है प्लस 150 डिग्री। ठीक है, थीटा ऑफ प्योर आर प्लस 150 डिग्री आ चुका है। अगर थीटा ऑफ प्योर आर 150 डिग्री है, क्या निकाल दिया है? थीटा ऑफ प्योर आर प्लस 150 डिग्री है, तो बताइए थीटा ऑफ प्योर एस कितना होगा? हम कहेंगे इसका मतलब हमने और क्या निकाल लिया, थीटा ऑफ प्योर एस भी निकाल लिया, वो माइनस का 150 डिग्री होगा। क्या मतलब? अगर प्योर आर का ये है, अरे तो प्योर एस का माइनस 150 डिग्री हो गया ना, एनेंशियोमर तो है उसका, है, हो जाएगा आराम से। चलिए, ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप समझिए आगे की बात। आगे की बात को जब मैं लेता हूं यहां, तो क्या दे रखा है, इफ स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ द सेम, इस पूरे क्वेश्चन की जान ये लाइन है, ये लाइन समझ ली तो सवाल सॉल्व, लाइन समझ नहीं आई तो लेके बैठे रहो सवाल को। इफ स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ द सेम इज माइनस 135 डिग्री, सेम का मतलब है सेम कंपाउंड का मिक्सचर, यानी उसी कंपाउंड का एक और मिक्सचर है, उसी कंपाउंड का एक और मिक्सचर है, ये मिक्सचर मैंने बनाया, और मैं कह रहा हूं इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 135 डिग्री है। ओहो, माइनस 135 डिग्री है इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन। क्लियर? अब एक बात बताओ, इसका मतलब इसमें भी R और S दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मैं मिक्सचर के स्पेसिफिक को जरा ध्यान से देखूं
तो मुझे ये माइनस में नजर आता है। और अगर ये मुझे माइनस में नजर आता है तो मैं ये कहूंगा कि अगर उसी कंपाउंड का ये मिक्सचर है तो यहां मिक्सचर अगर लीवोरोटेटरी है तो इसका मतलब S की यहां पर एक्सेस है, इसका मतलब यहां S मेजर रहेगा और R माइनर रहेगा। अरे यहां R कौन है? R माइनर है और S मेजर है इस मिक्सचर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन वो कट गए जिसमें R मेजर बना रखा है, ये और ये दो ऑप्शन को तो हटाओ यार, ये तो हो ही नहीं सकते। बिकॉज साफ साफ दे रखा है कि इस सैंपल का हमें R और S पूछा है रेशियो। तो यहां अगर इस सैंपल में मैं मिक्सचर का स्पेसिफिक देखता हूं तो मुझे माइनस का दिखता है, इसका मतलब S मेजर है। और अगर S मेजर है तो मैं S को कम क्यों बताऊंगा? S तो मुझे ज्यादा बताना है ना। तो ये दो ऑप्शन तो मैंने वैसे ही काट दिए। आंसर या तो A आएगा और आंसर या फिर B आएगा, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट। अब आप देखिएगा आगे देखेंगे। अब आप लोग आगे की अब मैं कहानी समझाता हूं मैं आपको। देखो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, गजब का सवाल हो चुका है। अभी देखो, अब मैं यहां एनेंटियोमेरिक एक्सेस इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर एनेंटियोमर। अब यहां मेजर कौन है? मेजर कौन है? मेजर S है। तो बताइए इसका मतलब प्योर S का मैं डालूंगा। मेजर तो वो है ना यहाँ पे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताइए एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकालता हूं मैं इसके अंदर। जब आप एनेंटियोमेरिक एक्सेस यहाँ निकालोगे ना तो मिक्सचर का स्पेसिफिक माइनस का 135 डिग्री रखोगे, प्योर फॉर्म का माइनस का 150 रखोगे और ये मल्टीप्लाई बाय 100 रखोगे। जब आप सॉल्व करोगे तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस आपके पास आएगा 90% और ये एक्सेस किसका आएगा? S का आएगा। किसका आएगा? S का आएगा, S का। तो याद रखना S का तो आपके पास एक्सेस आया है, S का तो हाँ जी। देखिए यहां से मैंने ये वैल्यूज रखी, थीटा मिक्सचर है ना, ये वैल्यूज रखी गई -135 डिग्री, -150। इसको सॉल्व करने पर एनेंटियोमेरिक एक्सेस हमारे पास क्या आ चुका है? एनेंटियोमेरिक एक्सेस हमारे पास 90% आ चुका है। करेक्ट। अब आपको R और S की परसेंटेज पूछी है तो इसलिए मैंने पहले क्या निकाला? एनेंटियोमेरिक एक्सेस आ गया मेरे पास। अब एक बात बताओ, अभी तो एक्सेस आया है, अभी R और S की परसेंटेज कहां आई है? तो परसेंटेज जब मैं निकालूंगा R की भी परसेंटेज निकालूंगा, मैं S की भी परसेंटेज निकालूंगा। तो बड़ा आसान है, एक्सेस है S की 90%, इसका मतलब S कितना आएगा निकल के? 95%। ये कैसे आया? 100 प्लस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर। तो 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 95%। ये सब कुछ आता है हमको करना। और ये कितना आएगा? R। तो माइनर एनेंटियोमर की परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंटियोमर इक्वल्स टू 100 माइनस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2। ये चीज होती है। तो 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2, 10/2 बराबर 5%। ये लीजिए, ये आपकी R की परसेंटेज 5% और S की परसेंटेज 95%। जब आप यहां रेशो निकालोगे तो ये 1:19 हमारे पास आएगा। इसका मतलब यहां A इज द आंसर। तो आपने एक चीज देखी, सारी जान इस लाइन की है। जिसको ये लाइन समझ में आ गई ना वो ये सवाल आराम से सॉल्व कर गया। सवाल ये इस लाइन में क्या था? द स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ द सेम, यानी सेम कंपाउंड का जो मिक्सचर है उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू ये है। तो बताइए इसमें R और S के रेशो क्या क्या हैं? एक्चुअली ये था ये सवाल। और इसके लिए आपको इस मिक्सचर का स्पेसिफिक दे रखा था। अब जिसकी एक्सेस है उसकी प्योर फॉर्म का और निकाल लो, उसकी प्योर फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लो। और वो किससे आएगा? वो पिछले डेटा से आएगा क्योंकि कंपाउंड तो वही है। वो जब आपके पास आ गया तो आपने सैंपल का, ये दोनों चीजें जब आ गई तो आपने सैंपल के एनेंटियोमेरिक एक्सेस निकाल दी। जब एक्सेस निकाल दी तो दोनों की इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल दी और दोनों की इंडिविजुअल परसेंटेज आ गई तो रेशो भी निकाल दिया। हाँ सिंपल, ये सवाल कर दिया हमने सॉल्व। उतारेंगे आप लोग। देखिए इस सवाल के लिए क्या कहा मैंने कि यहां पर अल्फा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज है और अल्फा और बीटा दोनों के हमारे को परसेंटेज गिवन है और दोनों के स्पेसिफिक गिवन है
और हमसे मिक्सचर का स्पेसिफिक पूछा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक मिक्सचर के अंदर अब जो ये दो कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड एनेंटियोमर्स नहीं है, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, ये दोनों एनोमर्स हैं आपस में। और जब आप पूरे मिक्सचर का निकालोगे तो इन दोनों का मिलके जो रिजल्ट आएगा वो मिक्सचर का स्पेसिफिक कहा जाएगा। तो हम यहाँ दो डायस्टीरियोमर के, दो एनोमर के जब मिला के रिजल्ट निकालेंगे तो वो कभी भी एनेंटियोमेरिक एक्सेस वाले फॉर्मूले से नहीं आएंगे, वो एवरेज से आएंगे। क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि एक्चुअली यहाँ ये जो मिक्सचर का स्पेसिफिक हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, ये लीजिए प्लस माइनस थीटा किसी एक कंपाउंड का, मैं कह देता हूं अल्फा का, और अमाउंट भी अल्फा का, राइट। उसके बाद प्लस माइनस थीटा किसका, बीटा का, और मल्टीप्लाई बाय अमाउंट भी किसका, बीटा का, और दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा। अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, प्लस 112 डिग्री, ये लीजिए, और इसका अमाउंट कितना है 36%, प्लस बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है 19 डिग्री, और मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितना है बीटा का, बीटा का अमाउंट कितना है, बीटा का अमाउंट दिया हुआ है 64%, ये लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लो, दैट इज डिवाइडेड बाय 100, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सवाल हमारे को ऐसे करने आने चाहिए। तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस और एवरेज में फर्क बताया था मैंने, जहां एनेंटियोमेरिक एक्सेस लगता है वहां एवरेज भी लगता है, बट जहां एवरेज लगता है वहां एनेंटियोमेरिक एक्सेस कभी नहीं लगता। एवरेज कहां लगेगा, दो एनेंटियोमर अगर सॉल्यूशन में है एवरेज से सॉल्व कर सकते हो, उसको एनेंटियोमेरिक एक्सेस से भी सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। बट अगर मिक्सचर में दो एनेंटियोमर नहीं है बल्कि दो डायस्टीरियोमर है या तीन डायस्टीरियोमर है या दो तीन अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हैं और मिक्सचर का स्पेसिफिक या मिक्सचर का ऑब्जर्व रोटेशन पूछा है, तो फिर वो सवाल एवरेज से ही सॉल्व होगा, ये हम लोग जानते हैं। क्लियर? उतारेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हेन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अब मैं एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन पर बेस्ड दो तीन सवाल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जिसके अंदर थोड़ा मिक्सिंग का, डाइल्यूशन के कंसेप्ट के साथ सवाल को सॉल्व किया गया है। ओके, देखिए, व्हेन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस्ड इन 10 डेसीमीटर ट्यूब, 10 डेसीमीटर ट्यूब के अंदर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेस किया गया है, और वो सॉल्यूशन कैसा है, 20 ग्राम इन 200 ml, 200 ml के अंदर 20 ग्राम सॉल्यूशन है। ओके, और वो रोटेट कर रहा है पीपीएल कितना, प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कब, इफ अबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया जाता है तब इसका एंगल एंड स्पेसिफिक कितना होगा, ये बताइए। ठीक, तो सुनो, इसका स्पेसिफिक तो जितना पहले होगा उतना ही अब होगा, बिकॉज स्पेसिफिक से कभी भी, स्पेसिफिक पे कभी भी ना तो लेंथ ऑफ द पॉलीमीटर ट्यूब का और ना ही कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब और कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल का कभी भी स्पेसिफिक पर फर्क नहीं पड़ता, ये हम फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर पढ़कर आए हैं, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूं इसके अंदर, सुनो भाई, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है दैट शुड बी इक्वल टू होता है थीटा अपॉन एल डॉट सी, बिल्कुल होता है। थीटा कितना है 30 डिग्री, ये लीजिए। उसके बाद एल कितनी है 10 डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन कितने, इतने ग्राम इतने ml में, तो 20 ग्राम 200 ml के अंदर। इसको सॉल्व करते हैं, 30 अपॉन 10 इंटू 20, और ये हो गया आपका 200। सॉल्व करने पर यह आ गया 30 डिग्री ml डेसीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स इज द आंसर। ये स्पेसिफिक का आंसर आया है। तो मैंने जो स्पेसिफिक निकाला है, अब आप कहोगे ये तो सर आपने यहां निकाला है, बिल्कुल यही निकाला है। क्यों? बिकॉज स्पेसिफिक चाहे आप यहां निकालो चाहे आगे जाके निकालो,
बात एक ही है, स्पेसिफिक रोटेशन पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता। किसका फर्क नहीं पड़ता? एंगल ऑफ रोटेशन। कभी भी स्पेसिफिक रोटेशन पर फर्क नहीं पड़ता लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब का, और नहीं फर्क पड़ता है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल का। बिकॉज जैसे आपने डाइल्यूट किया 200 ml से वॉल्यूम कर दिया 1 लीटर, यानी वॉल्यूम हो गया 5 गुना। 5 गुना अगर वॉल्यूम हो गया तो कंसंट्रेशन कितनी रह गई? 1/5वां भाग। अरे कितनी रह गई? 1/5वां भाग। तो ऑब्जर्व भी कितना रह जाएगा? 1/5वां भाग। तो आपका ये भी 1/5वां भाग रह गया, ये भी 1/5वां भाग रह गई। तो 1/5वां से 1/5वां कट गया, तो आपका ये तो उतना ही रहेगा ना। तो चाहे पहले निकालो चाहे अभी निकालो, बात एक ही है। लेकिन अगर मैं अब वॉल्यूम 1 लीटर कर चुका हूं तो याद रहे ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा वो हम जरा देखते हैं। देखो मैं ये कह दूं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। अगर मैं आपसे ये कहूं पहले वाला थीटा और अब वाला थीटा, पहले वाली कंसंट्रेशन और अब वाली कंसंट्रेशन, ये चीज होती है θ1/θ2 = C1/C2। सिंपल ये चीज कही जा सकती है। बिकॉज हम लोग ये चीज इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आप लोग समझते हो, हम ये जानते हैं। या मैं ऐसे कह दूं, चलो इसको छोड़ो, आप तो ऐसे समझ लो। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जब थीटा की मैं बात करता हूं तो दैट शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस। अगर मैं दो इक्वेशन बनाऊं θ1/θ2 तो θLC1 और θLC2 ऐसे क्या दो, स्पेसिफिक जितना पहले है उतना ही अब है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, कट गया। तो θ1/θ2 = C1/C2 ये कहा जाएगा। अब θ1 पहले कितना है? 30 डिग्री। यही ऑब्जर्व 30 डिग्री, करेक्ट ऑब्जर्व। हाँ स्पेसिफिक ये निकल चुका है, यही निकल चुका है, वो कोई मतलब नहीं है, पर ऑब्जर्व 30 डिग्री है पहले, ठीक है। θ2 हमारे को निकालना है, करेक्ट। अब आप बताइए C1 पहले कंसंट्रेशन कितनी है? 20 ग्राम 200 ml में, तो ग्राम/ml ये लीजिए। और बताइए नई कंसंट्रेशन क्या है? यही 20 ग्राम अब 1000 ml में है, बिकॉज वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया गया है। 20 ग्राम 1000 ml में, बस ये सॉल्व कर लो, मामला बैठ जाएगा। कर देते हैं 30 डिग्री अपॉन θ2 = 20/200 इंटू ये 1000 ऊपर चला गया, गणित है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये 20 और ये 20 से 20 कैंसिल, ये कट गया, आपका 5 रह गया। तो θ2 = देखो 5वां भाग ही रह गया, दैट शुड बी इक्वल टू 6 डिग्री। इसका मतलब आपका ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, चूंकि अब वॉल्यूम 5 गुना हो चुका है, इसलिए ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन पहले का 1/5वां भाग ही रह गया है, एंड दैट इज द 6 डिग्री इज द आंसर। यही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उतारिए आप, देखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल हमारे को दिया हुआ है। 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एन एनिसोमेरिकली प्योर कायरल कंपाउंड A। कोई कायरल कंपाउंड है जो एनिसोमेरिकली प्योर है, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, राइट। उसका ऑब्जर्व रोटेशन हमारे को दे रखा है 0.40 डिग्री, ठीक है। अब ये दे रखा है कि 1 डेसीमीटर ट्यूब लेंथ है। अब कहा जा रहा है व्हाट विल बी द ऑब्जर्व रोटेशन if above solution of A is diluted with an equal volume of solvent। हमने सॉल्यूशन में उतना ही वॉल्यूम सॉल्वेंट और डाल दिया, तो बताइए अब ऑब्जर्व क्या होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है वो ये कह देता इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब क्या होगा? तो कुछ नहीं, जो काम सॉल्वेंट का है वही काम वाटर का है, कुल मिला के डाइल्यूशन कर रहा है ये। या हमसे ये कह देता इक्वल वॉल्यूम ऑफ रैसिमिक मिक्सचर। हमने किसी कंपाउंड का, इसका या किसी और कंपाउंड का इक्वल वॉल्यूम रैसिमिक मिक्सचर डाल दिया, इससे क्या होगा? हम कहेंगे कुछ नहीं होगा, ये भी सिवाय वॉल्यूम बढ़ाने के और कुछ नहीं कर सकता। अरे जो काम सॉल्वेंट का है मैं कह दूं वही काम वाटर का है, वाटर भी सॉल्वेंट है, और वही काम इक्वल वॉल्यूम ऑफ रैसिमिक मिक्सचर में डाल दूं, ये भी उसका भी वही काम है, सिवाय वॉल्यूम बढ़ाने के और कुछ नहीं करेगा, ना ये ना ये ना ये।
आ गई बात समझ में? अब आप सोचोगे सर रेसिमिक मिक्सचर में तो एलिंचोमर भी है, ये भी है, वो भी है। अरे तो क्या हो गया, रेसिमिक में जितना डेक्स्ट्रो है उतना ही लीवो है। तो जो एक नई ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म तो कुछ आई नहीं ना। अब तो केवल और केवल ये कर क्या रहा है, केवल वॉल्यूम बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। काम की चीज जो है रोटेशन करने के लिए, वो तो जो पहले थी वही अब है। बाकी तो चाहे बाहर से तुम पानी डालो, बाहर से तुम चाहे चीनी डालो, नमक डालो, NaCl डालो, कोई दूसरा सॉल्वेंट डालो, कोई रेसिमिक मिक्सचर डालो, किसी का भी सॉल्यूशन डालो, वो सिवाय वॉल्यूम बढ़ाने के और कुछ नहीं करता है। बस इतना याद रखना। अब चूंकि मैंने यहां इक्वल वॉल्यूम कहा है, कहा क्या है मैंने, इक्वल वॉल्यूम, तो इक्वल वॉल्यूम का मतलब पहले की तुलना में अब वॉल्यूम डबल हो गया है। अगर वॉल्यूम डबल हो गया है तो अब कंसंट्रेशन आधी हो गई है, बिकॉज वी नोज वेरी वेल दैट M1 V1 बराबर M2 V2 होता है। हम जानते हैं कि V2 बराबर क्या हो चुका है, 2V1 हो चुका है। क्यों हो चुका है, बिकॉज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर या इक्वल वॉल्यूम ऑफ रेसिमिक मिक्सचर या इक्वल वॉल्यूम ऑफ अट्रम सट्रम जो भी डाला गया है वो केवल वॉल्यूम डबल कर रहा है। तो बताइए, पहले कंसंट्रेशन M1 थी, वॉल्यूम V1 था, अब कंसंट्रेशन M2 हो गई, वॉल्यूम 2V1 हो गया। तो बताइए नई कंसंट्रेशन M2 कितनी हो गई, M1 V1 अपॉन 2V1, V1 से V1 कैंसिल, पहले की आधी हो गई है कंसंट्रेशन। तो बताइए पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 m। पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 m। अब बताइए नई कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.05 m। ये न्यू कंसंट्रेशन है, नई कंसंट्रेशन है, ये ध्यान रखना आप लोग। यानी कि इक्वल वॉल्यूम जब आप सॉल्वेंट का या इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का या इक्वल वॉल्यूम रेसिमिक का जब आप ऐड करते हो तो नई कंसंट्रेशन अब ये बन चुकी है। अब एक बात बताओ यार, ये नई कंसंट्रेशन पहले की तुलना में आधी है क्या? ये पहली नई कंसंट्रेशन पहले की तुलना में आधी है क्या? आप कहोगे हाँ आधी है। तो एक बात बताओ यार, थीटा इक्वल्स टू, ये लीजिए स्पेसिफिक थीटा L डॉट C, ये होता है ना, तो पहले वाला थीटा और ये अब वाला थीटा बराबर पहले का स्पेसिफिक L डॉट C, अब स्पेसिफिक L डॉट C। बहुत सिंपल, पहले और अब का स्पेसिफिक वही रहेगा, लेंथ की कोई छेड़खानी नहीं करी है, बट कंसंट्रेशन में तो चेंजेस हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली थीटा 1 अपॉन थीटा 2 बराबर C1 अपॉन C2 है। थीटा 1 कितना है, हम कहेंगे 0.4 डिग्री, और थीटा 2 हमें निकालना है, C1 कितना है 0.1, और अब ये कितना है 0.05। बहुत सिंपल, अगर थीटा 2 आप निकालोगे तो ये कितना आ गया 0.40 इन 0.05 अपॉन 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना ये आपका थीटा 2 बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका थीटा 2 बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा 2 बराबर कितना आ गया सॉल्व करने पर 0.20 डिग्री। ये लीजिए, ये नया थीटा आप लोगों का आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करो, चीजों को समझो, चीजों को फील करो जरा कि पहले क्या वॉल्यूम था, अब क्या हो गया, अब ये वॉल्यूम किस किस से बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने 3 सवालों का काम एक सवाल नहीं कर दिया। कभी कभी सॉल्वेंट लिखा होता है, कभी वाटर से डाइल्यूशन कराता है, कभी रेसिमिक मिक्सचर से करवाता है, कभी अट्रम शट्रम किसी से भी डाइल्यूशन करवाए, क्या फर्क पड़ता है हमारे को। हमने एक बार में सब कुछ कर डाला, हमारे को बात समझ में आ गई है। ठीक है, उतारेंगे आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अब अगली क्लास के अंदर हम लोग 2 टॉपिक्स हम लोगों के स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बचे हुए हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस। इन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।